अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट, प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जो है वो बुनियादी तौर पर जो एक मसला चल रहा है स्मोक को लेकर, उसके मुतल्लिक एक कोर्ट में प्रोसीडिंग है। ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब इस मामले को टेकअप किए हुए हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को जो है मुख्तलिफ मेजर्स लेने के लिए कहते हैं और स्मोक के जो इफेक्ट हैं उनको कम से कम करने के लिए एक तहिया किए हुए हैं। क्या हम भी उनका साथ दे रहे हैं बतौर शहरी? क्या एज ए लॉयर कम्युनिटी भी हम उसके अंदर जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि वो दुश्मन हमारा हो या हमारा दोस्त हो, अगर वो लाहौर के अंदर है तो उसको ये स्मोक इफेक्ट करेगी। इसमें किसी बिला इम्तियाज जो है हमें अपना कंट्रीब्यूशन अदा करना पड़ेगा। इसके ऊपर बात करेंगे कि कानून क्या कहता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है क्या उनकी ये नेग्लिजेंस है कि आज हम इस नहज पर आके खड़े हो गए हैं कि एक कोर्ट को ये मामला टेकअप करना पड़ा और डिपार्टमेंट को पुश करना पड़ा है इस चीज़ से कतई नज़र कि उनके बच्चे भी, उनके रिलेटिव भी और वो खुद भी इसी इन्वायरमेंट के अंदर सांस ले रहे हैं। लेकिन शायद एक रियलाइजेशन की कमी है जो ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब ने तो रियलाइज़ की, लेकिन शायद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल हैं उनके अंदर वो शिद्दत नहीं पाई जाती। क्या उनका लॉ, क्या उनके SOPs, क्या उनके रेगुलेशन उनको बाउंड करते हैं कि वो अपना परफॉर्म करें? और फिर इवेंचुअली क्या उसके असरात से स्मोक कम हो सकती है? क्या इम्पैक्ट है? कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जिनको अपनी जो है वो जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए? तफसीली गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जनाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद को बढ़ा दिया गया है। एक लॉ के तहत 17 से गालबन 34 कर दी गई है। 33 जो है वो ऑनरेबल जजेस होंगे और एक जो है वो चीफ जस्टिस होंगे। आईनी बेंच जो है उसके ऊपर बड़ी बातगश्त हुई, बड़ी डिबेट हुई। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया है 2024 के अंदर, जो 23 का था उसके अंदर तरमीम आ चुकी हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ जो है उनके टेन्योर के अंदर 5 साल उसे कर दिया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि जो दूसरे डिपार्टमेंट रिलेटेड टू हैं जैसे एयरफोर्स है और उसके अलावा नेवी हैं, उनके जो चीफ हैं उनके भी जो है वो टेन्योर को बढ़ा दिया गया है। कौन सा कानून था, किसके अंदर तरमीम की गई, क्या इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या फिर नेगेटिव होगा? दोनों साइडों के ऊपर स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं। एक का ये कहना है कि जनाब इससे स्टेबिलिटी आएगी जब एक चीफ को पता होगा कि 5 साल तक नहीं जा रहे तो वो अपने काम को इत्मीनान से कर सकेंगे, जबकि दूसरी तरफ ये कहना है कि नीचे वाले जो लोग जो ऊपर इंतजार करते हैं अपनी प्रमोशन का, शायद उनकी हक तलफी होगी। बतौर शहरी कानूनदान हम इसे किस तरह से देखते हैं, दोनों मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे और सारे इन लॉज को डिस्कस करेंगे। आज मेरा स्टूडियो में साथ देंगे महर मोहम्मद इकबाल साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। पहले भी आप इनको मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, गहरी नज़र रखते हैं, काफ़ी जो है वो पिटिशन फाइल कर चुके हैं और अपनी एक अच्छी वकालत बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क बनाए हुए हैं और गहरी एक नज़र रखते हैं। उससे पूछेंगे कि वो इन मौज़ूआत के बारे में किस तरह से सोचते हैं। मुझे फ़ोन पे ज्वाइन करेंगे साहबजादा मुजफ्फर साहब, वो भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और साथ ही साथ वो LDA के एक्सक्लूसिव लीगल एडवाइज़र भी हैं। उनसे भी जानेंगे कि LDA इन मामलात के अंदर किस तरह से काबिश कर रहा है। और फिर मुझे स्टूडियो के अंदर ज्वाइन करेंगे मोहम्मद अली भट्ट साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, कंपैरेटिवली यंग लॉयर, लेकिन अपने मामलात को अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं। उनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाएंगे। तो इकबाल साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा और पहला मौजू, आपको पता है स्मोक से कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। बच्चों की स्कूल के अंदर छुट्टियाँ हो गई। आज ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब ने कहा कि जनाब आप 8 बजे तक लिमिट कर लें जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं मार्केट के अंदर, यानी कि ज़ाहिर है तिजारत बंद हो गई, सारा आपका लाहौर जो है वो चौक हो गया। नागुज़ीर भी हैं, लेकिन क्या हम हर साल इसी तरह से इंतज़ार करेंगे? ये कोई कुदरती आफत है या फिर इसके अंदर डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस है? किस तरह से देखते हैं आप? थैंक यू भट्ट साहब, आपको याद होगा कि जब KPK में इमरान खान ने 1 बिलियन की सुनामी वाला सिलसिला शुरू किया था तो सब लोग मजाक उड़ाते थे कि ये क्या कर रहा है जी। लेकिन उस वक्त किसी ने रियलाइज़ ही नहीं किया कि अगर वो एक साइड पे अगर काम हो रहा है तो हम किसी और साइड पे भी, इस साइड पे भी ये काम कर लें। ठीक। एनवायरनमेंट को एक्चुअली पहले किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। लेकिन आपको पता है कि जब कुदरत फिर बदला लेती है तो फिर कैसे लेती है। जब इस तरह की चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो फिर उसके नतायज इसी तरह के ही आते हैं। लाहौर एक कंपैरेटिवली मतलब इतना बड़ा नहीं था जितना इस वक्त है और आहिस्ता आहिस्ता ये इतना बड़ा हो चुका है कि अब 1.25 करोड़ आबादी के करीब एक शहर है आपका। और लेकिन
ہم نے اس کے بعد یہ اس کو بڑھایا کس طرح سے، ہم نے اس کے ارد گرد سوسائٹیز بناتے گئے اور ہم نے ساری کی ساری اس کے گرد و نواح میں جتنی بھی ایگریکلچر لینڈ تھی اس کو کنکریٹ کا جنگل بنا دیا. ٹھیک. اس پہ مستضاد یہ کہ اب چونکہ ایک شہر اتنا بڑا ہوا تو اس کی وجہ سے یہاں پہ فاصلے بڑھے، اس وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت کے لیے اپنی اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز اور رکشاز اور یہ سب چیزوں کی ضرورت پڑی. اور یہ اب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو لاکھوں گاڑیاں دن کے وقت ہر وقت جو چل رہی ہوتی ہیں اور جو کہ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ، ایک جگہ سے دوسری سائڈ پہ موو کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے ایمیشنز کہاں جائیں گے؟ ٹھیک. دائیں بائیں بھی ہم نے کوئی سبزہ نہیں رہنے دیا. اور اس کے لیے جو کاسمیٹک کام ہو رہا ہے اداروں کے اندر، وہ کہتے ہیں جی ہم نے فلاں ادارے کے اندر مثلا ہائی کورٹ کے اندر ہم نے اتنے درخت لگا دیے، فلاں فیکٹری کے اندر لگا دیے. وہ ایک میرے خیال میں اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے. اس کا بہت کم ہے. اس کا امپیکٹ جتنا ہمیں ضرورت ہے جس امپیکٹ کی وہ نہیں ہے. اور اگر یہ اسی سپیڈ سے رہا تو یہ کیونکہ باقی چیزیں تو اپنی سپیڈ سے جا رہی ہیں، اب کی آبادی بھی اسی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، گاڑیاں بھی اسی سپیڈ سے بڑھ رہی ہیں اور فیکٹریاں بھی اسی سپیڈ سے اپنا دھواں چھوڑ رہی ہیں، لیکن بلکہ اس سے زیادہ سپیڈ سے چھوڑ رہی ہیں. ظاہر ہے ڈے بائی ڈے وہ اپنی جو اپنی گروتھ ہے اس کو بڑھاتے ہیں، تو ظاہر ہے اس سے اس میں ایمیشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں. مجھے ایک چیز کی اجازت دیجیے گا، بہت بڑے بڑے شہر بنتے ہیں، کمپیریٹیولی لاہور سے بڑا بھی ہوگا، آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر پلاننگ جو ہے وہ ہیزٹ ہوئی ہے؟ کوئی نہ اس کے اندر سبزے کا خیال رکھا گیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیے کہ راوی سٹی بھی بن گیا، اس آپ نے وہ دریا جو تھا، ٹھیک ہے پانی نہیں ہے، اس کے اوپر فیکٹر ہوں گے، لیکن آپ نے اس کو بھی جو ہے وہ سوسائٹی میں کنورٹ کر دیا. ادھر آپ قصور سائڈ پہ چلے جائیں، آپ ادھر جو ہے وہ رائیوڈ سائڈ پہ چلے جائیں، آپ برکی پہ چلے جائیں، آپ بیدیاں پہ چلے جائیں، کوئی ایسا علاقہ نہیں بچا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر پلاننگ کا فقدان ہے؟ کیونکہ شہر نے تو بڑھنا ہے. بٹ صاحب اس میں فقدان کی بات نہیں ہے. فقدان تو تب ہو نا جب کوئی کمی ہو. تو یہاں تو سرے سے کوئی مینجمنٹ ہے ہی نہیں. اوکے. آپ دیکھیں نا لاہور پہلے کہاں تھا؟ پہلے آخری حد بڑی مشکل سے یہ ہوتی تھی. اگر ملتان روڈ پہ جائیں تو آپ کی ملتان چنگی ہوتی تھی، دوسری سائڈ پہ ادھر جائیں تو آپ کے زیادہ سے زیادہ یہ جنرل ہاسپٹل والی سائڈ پہ. ٹھیک. اب وہ دیکھیں تو قصور تک پہنچا ہوا ہے. اگر ملتان روڈ دیکھیں تو آپ کا مانگا منڈی تک پہنچا ہوا ہے، اس کو ٹچ کر رہا ہے. اگر رائبن روڈ دیکھیں تو وہ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے. اگر ادھر شاہدرہ والی سائڈ پہ جائیں تو ادھر بھی، اور ادھر واگا بارڈر تک پہنچا ہوا ہے. تو یہ ایکچولی کسی پلاننگ کے بغیر ہی یہ سب کچھ ہو گیا ہے. اوکے. جس کا دل کیا ہے ایگریکلچر لینڈ کو اس نے کہا چلیں جی میں تو اپنے پیسے بناؤں نا، یا میں ایک چھوٹی سی ہاؤسنگ سوسائٹی بناؤں. اور نہ اس نے، یہ تو ایک انوائرمنٹ کی بات ہے نا، اس کے علاوہ بھی انہوں نے کسی چیز کا دھیان نہیں رکھا. بالکل ٹھیک. یہ تو چلیں آپ کی ہوا میں یہ ایمیشنز آتے ہیں تو یہ تو آپ نظر آ رہے ہیں. ابھی آپ کو اس سے اور بڑے پرابلمز سامنے آئیں گے، چیلنجز سامنے آئیں گے. جیسے ہر کو 4-5 سال بعد آپ کو ہر روڈ پہ کھلا کرنا پڑ جاتا ہے. 5 سال بعد نہیں تو 10 سال بعد کھلا کرنا پڑ جائے گا. پھر اس کے علاوہ سیوریج کا کوئی نظام اس طرح سے نہیں ہوتا. بے شمار سوسائٹیز ایسی ہیں جن کا اپنا سیوریج کا کسی خاص جگہ تک جہاں پہ وہ اس کو لے کے جا سکے وہ سسٹم ہی نہیں ہے، ڈسپوزل کا سسٹم ہی نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے ایل ڈی اے کے جو ایڈوائزر ہیں ان سے پوچھتے ہیں اقبال صاحب، آپ نے جو اٹھائے ہیں. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے صاحبزادہ مظفر، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایل ڈی اے کے ایڈوائزر بھی ہیں اور ان کے مقدمات بھی کرتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ایل ڈی اے کیا اپنا رول پلے کر رہا ہے یا اس کے اندر ان کی بھی کوئی نیگلیجنس ہے جسے وہ بتانا چاہیں گے. صاحبزادہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ کا شکریہ سر. آپ کے پروگرام ماشاءاللہ لیگل کمیونٹی کے لیے، پبلک کے لیے، اویئرنیس کے لیے ایک بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں، اور آپ کو ہم باقاعدگی سے دیکھتے بھی ہیں. اور جب آپ کا کوئی پروگرام ہوتا ہے ہم لوگوں کو اس کو بلکہ شیئر بھی کرتے ہیں کہ لیگل کی معلومات آپ سے بہت مل جاتی ہے. بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب. آپ نے کتاب بھی لکھی ایل ڈی اے کے اوپر، ہم اس سے بھی مستفید ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ایک پروگرام شاید ہمیں کرنا پڑے. لیکن آج میں ایکسکلوسیولی بات کر رہا ہوں، اور جو ہے آپ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر جو ہے میاں عرفان اکرم صاحب بھی ہیں، ان سے بھی بات کروں گا. لیکن آپ سے مجھے سوال یہ ہے کہ آج بھی آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت کے اندر پیشی تھی، اس کے اوپر اداروں کو وہ بار بار کہہ رہے ہیں
आप भी एक बड़े इदारे के जो है वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट के अंदर, एलडीए की क्या काबिश है, अगर आप बता सकें इस आफत से निपटने के लिए, स्मोक्स को खत्म करने के लिए? हाँ जी, देखें असद, ये जो केस एक चल रहा है हाई कोर्ट में, जिसका आपने जिक्र भी किया कि हारून फारूक के नाम से ये टाइटल केस है, और ये पिछले 4 साल से ही चल रहा है, और ऑनरेबल कोर्ट जो है इसमें उन्होंने एक बहुत सारे स्टेप्स दिए कि आप इन स्टेप्स को देखें। आप इस बात पे हैरान होंगे कि ये जो स्मॉग आजकल देखी जा रही है लाहौर में, बल्कि अब तो ये पूरे पंजाब में है, मुल्तान में है, इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है, झेलम, आप किसी भी पंजाब के शहर में स्मॉग इस टाइम छा गई है। उसकी असल वजह क्या है? ये सबसे बड़ी वजह है, आज भी कोर्ट में इसी बात पे बात हुई कि 80 से 90% जो स्मॉग है, यानी 80 to 90% जो है, ये धुआं देने वाली गाड़ियां जो शहर के अंदर दाखिल होती हैं, डिफरेंट जगहों पे ये चल रही हैं। आपको पता है कि हमारे आबादी के जिस तरह प्रोसेस से बढ़ गई है, गाड़ियों की परचेज भी बढ़ गई, सड़कों पे रश ही रश होता है, ये क्रिएट करती हैं स्मॉग। और सर्दियों में जिस तरीके से आपका जो वेदर होता है, आपको पता है गर्मियों में ये जो स्मॉग होती है, जो धुआं होता है, ये तपिश की वजह से नीचे बैठ जाता है, लेकिन इस किस्म के मौसम में ये ठहर जाता है हवा में, जिसकी वजह से ये धुआं जो है ये जहर आलूद हो जाता है, और हमारे आने वाली नस्लों के लिए और हम लोगों के लिए ये बात दुरुस्त है कि इसमें जो आपके लंग कैंसर है, जो लंग से रिलेटेड जितनी डिजीजेज हैं, मैं चूंकि डायरेक्टर भी हूँ जिनाह हॉस्पिटल का, तो हमारे पास पिछले 1 हफ्ते से जो पेशेंट्स का दबाव आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग हैं, ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई खांसी की तकलीफ है, या उनको मतलब कि उनके गले में खराश है, तो ये स्मॉग के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं पब्लिक के ऊपर, ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। लेकिन तो साहब मुझे ये बताइएगा कि आप क्योंकि एक जो है वो एक डिपार्टमेंट के नुमाइंदा भी हैं, और आप हर प्रोसीडिंग करते हैं, हर जुमे को ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब ने इसके ऊपर फिक्स किया होता है, वो इसका तहिया किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद 1 महीने के अंदर 4 तो मस्ट डेट्स आती हैं, कुछ कम भी हो जाती है, सारा साल वो इस मुकदमे को चलाते रहते हैं, और हमें वक्त से पहले पता होता है कि ये मामला है। कौन से डिपार्टमेंट आप समझते हैं कि जिनको ज्यादा भरपूर काविश करनी चाहिए, जिनके पार्ट के ऊपर शायद कोई कमी है? देखिए असद भाई, आपकी बात दुरुस्त है कि ये 4 साल से ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो स्मॉग में इजाफा क्यों हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि हुकूमत, जो भी हुकूमत आती है, उसको बाकायदा हुक्म दिए जाते हैं कि आप स्टेबल बर्निंग को रोकें, आप जो धुआं देने वाली गाड़ी हैं उनको रोड पे चलने ना दें, आप जो टाइमिंग्स है उसको ऑब्जर्व करें, आप कम से कम जो ये जितनी भी स्मॉग से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, ये जो जिग्स ऑफ टेक्नोलॉजी के जो भट्टे थे, ये बड़ा जहर आलूद किस्म का धुआं छोड़ते थे, इसके ऊपर काम कर किया जा रहा था। अब अनफॉर्चुनेट ये हो चुका है कि इस टाइम के ऊपर जो स्मॉग को इस टाइम देखा गया है कि जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग सोर्स है वो स्मॉग की, वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की है। अगर गाड़ियों को कंट्रोल कर लिया जाए, इसलिए आज कोर्ट ने कोई प्रोसीडिंग नहीं की, उन्होंने कहा कि आज मैं सिर्फ स्मॉग के बारे में, क्योंकि इसमें और भी मामला होते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड। आपको पता है ये जो 26वीं तरमीम आई है, आपने प्रोग्राम भी किए, इस 26वीं तरमीम में एक आर्टिकल 9 फंडामेंटल किया गया है कि हर शख्स को, जो भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो लाहौर का शहरी चाहे मुल्तान का है, उसको एक इख्तियार दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है कि उसको क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। ये उसका बुनियादी हकूक है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हुकूमत का काम है कि वो इन्फोर्स करे। अगर हुकूमत इस चीज में गाड़ियों की रिमिशंस को कंट्रोल कर लेती है, ये स्मॉग कंट्रोल हो जाएगी। उस कंट्रोल मींस के ये जो इसका सतह है, ये 50% नीचे आ सकती है। अगर आप देखिए कि ये गाड़ियों में, जज साहब ने यही कहा कि जितनी गाड़ियां रात को 11 बजे पूरे लाहौर शहर में उसका इनखला अलाउड हो जाता है, यानी कि वो आ सकती है गाड़ियां। और वो गाड़ियां, जज साहब ने कहा कि मैंने खुद विजिट किया है और मैंने देखा है कि मैं जब देख रहा था हर गाड़ी धुआं दे रही है, डीजल की गाड़ियां हैं। हमारी बदकिस्मती से ऑयल की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। लॉरीज का उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने जो है वो जो एंट्रेंस है उसके ऊपर पाबंदी लगाई है, लेकिन फिर आप क्या समझते हैं कि अगर आप एक नटशेल में बताएं, कंक्लूड करें अगर अपनी बात को, तो कहां पर हम लैग कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि इस टाइम के ऊपर जो सबसे बड़ा रोल है, जो आज तो वैसे उन्होंने एडवोकेट जनरल की जिम्मेदारी डाल दी है, जो सूबे का एडवोकेट जनरल है, कि वो कन्वीन करेगा मीटिंग विद सीटीओ,
with जी। all the secretaries, transport secretary, with all the DIGs, SSPs, commissioner, जी, उन जी। सब के साथ ये एक मीटिंग करेंगे। इसी तरह उन्होंने कहा डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है वो मीटिंग करेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की पुलिस के साथ, और उसके बाद मोटरवे पुलिस की जितनी गाड़ियां जो धुआं दे रही हैं उनको चलने ना दे। सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है कि वो गाड़ियां इंपाउंड कर ली जाए, उनको हैवी पेनल्टीज की जाए, ठीक। फाइन किए जाए, और बिल्कुल। अगर वो गाड़ी बिल पर कोई अंदर आ भी जाती है लाहौर में, तो उसको डॉल्फिन वाले या जितने भी पुलिस के डिफरेंट इदारे हैं उन गाड़ियों के ऊपर ट्रैक डाउन ऑपरेशन करें, बिल्कुल और ठीक, उस बिल्कुल ठीक। ऑपरेशन से वो गाड़ी को ना सिर्फ इंपाउंड करें, गाड़ी को बंद कर दें 15-20 दिन के लिए। बहुत शुक्रिया इससे साहबजादा फर्क साहब, आएगा। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, आपने मौक़िफ़ दिया। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको ज़हमत देते रहेंगे। मैं नाज़रीन अपने दूसरे मेहमानों की तरफ बढ़ता हूँ और साहबजादा मुजफ्फर जो LDA लीगल एडवाइज़र भी हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी जो है वो एक इनपुट दी कि कहाँ पर मामला लैग करता है। अब मैं नाज़रीन आऊँगा मोहम्मद अली भट्ट साहब की तरफ और आपसे जानने की कोशिश करूँगा। आपने भी इन प्रोसीडिंग को सुना और हमारे जो मेहमान गिरामी हैं उनके आपने मौक़िफ़ भी सुने। आप एज ए यंग लॉयर क्या समझते हैं? हम लोगों को तो बात करते हैं, लेकिन आप देखें कि हाई कोर्ट के अंदर हर लॉयर जो है उसकी भी एक ज़रूरत भी होगी, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास भी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम कलेक्टिवली कोई करें। सिविल कोर्ट के अंदर तो वैसे ही आपको पता है उधर एक पार्किंग का मसला तो है, लेकिन एज ए यंग लॉयर आप किस तरह से देखते हैं? हम तो शायद रच बच चुके हैं। अली साहब आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कोई भी काम जो शुरू होता है उसका अख्तिताम भी होता है। आप इस चीज़ को नज़र डालें कि अगर सोसाइटी कोई बनती है तो क्या किसी प्लान के तहत बनती है? अगर हमारे मुल्क में प्लान नहीं है, उसके तहत सोसाइटी नहीं डेवलप की जा रही, तो उसमें कहाँ पार्क बनेंगे, कहाँ सोसाइटी बनेगी, कहाँ दरख्त लगेंगे, कहाँ पे कौन सी चीज़ रचेगी बसेगी, हमें इस चीज़ का तयन करना पड़ेगा। अगर लाहौर फैलता जा रहा है तो उसको डेवलप होता जा रहा है, तो उसको किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं? सोल्यूशन उसका यानी जी, यानी कि मेरा मकसद ये है कि आबादी बढ़ती जा रही है, वो तो बढ़नी है। दुनिया की आबादी आप देखें बढ़ती है, हर शहर की बढ़ती है, तो लाहौर की भी बढ़ेगी, पूरे पाकिस्तान की बढ़ेगी। हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि जहाँ जो सोसाइटी बने, हमें चाहिए कि हम हर जगह वहाँ पार्क रखें, दरख्त लगाएं, ताकि जो हमारा माहौल है वो साफ सुथरा रहे। दूसरी बात रहेगी गाड़ियों का, आप जिक्र कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ही होता है कि 5 साल के बाद गाड़ी को बैन कर दिया जाता है कि ये गाड़ी रोड पे नहीं आएगी। ठीक। आप अक्सर देखेंगे कि दूसरे ममालिक की यूज्ड गाड़ियां हमारे मुल्क में आ जाती हैं, जो 10-10 साल चली होती हैं, 15-15 साल चली होती हैं, उनको क्यों नहीं रोका जाता? ठीक। हमारे यहाँ नई गाड़ी होनी चाहिए और 5 साल के बाद उस इंजन को खत्म कर दिया जाना चाहिए जो स्मोक पैदा कर रहा है। बिल्कुल। अगर हम ये असूल पर नहीं चलेंगे तो हमें आने वाले वक्त में भी ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और आती ही जाएंगी, और ये कभी खत्म नहीं होगी। मेरे साथ आपके साथ मौजूद है नाज़रीन मियां इरफान अकरम, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और LDA के लीगल एडवाइज़र भी रह चुके हैं, और आजकल भी जो है वो इस केस के अंदर जो ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब के सामने हर जुम्मे को लगता है उसके अंदर रेगुलरली पेश होते हैं और फ्रेश जो है वो लेटेस्ट इनपुट हमें बता सकते हैं। मियां इरफान अकरम साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप बताइएगा कि अब मामला शाहिद करीम साहब तो जोर लगा रहे हैं, हम 4 साल से देख रहे हैं लगा रहे हैं, तो एक तो आप ये बताएं कि क्या उनके इम्पैक्ट नहीं आ रहा, फिर मामला उससे ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वो खुद भी परेशान है और शायद पर्सनली भी जाकर चीज़ों को, मगर शायद इतनी पेन कोई ना लेता हो, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि खुद भी वो जाकर चीज़ों को उस तरह से देख रहे हैं और डिपार्टमेंट को पुश कर रहे हैं। अब उन्होंने 11 तारीख फिक्स कर ली है, 11 को आके एक रिपोर्ट जमा हो जाएगी, जनाब मीटिंग हो गई, स्मोक का इम्पैक्ट क्यों नहीं खत्म हो रहा? देखिए भट्ट साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने आज लिया है। जी। ये टॉपिक जो है ना, ये खाली टॉपिक नहीं है, ये बेसिकली जो आर्टिकल 9 में एंटर अब किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा बेसिक राइट है। अभी आपने कल सुना होगा कि एक 3 साल की बच्ची की तरफ से एक पिटीशन कर दी गई। जी। अब बात तो ये है कि 3 साल की बच्ची ने पिटीशन फाइल की सिर्फ ये दिखाने के लिए कि छोटे बच्चे भी इससे मुतासर हो रहे हैं, लेकिन क्या हमने कल को अपने बच्चों से अपनी आने वाली नस्ल को जवाब देनी होना? जी जी बिल्कुल होना है। शाहिद करीम साहब के बारे में मैं कहूँ तो वो मर्द मुजाहिद आज का नहीं, पिछले 5-6 सालों से यही पेस हारून फरूक लेके उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे बेहतरी भी आई। जैसे सबसे पहले उन्होंने भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पे करवाया, वो एक बहुत अच्छा काम था। उसके बाद उन्होंने पानी की कंजर्वेशन में बहुत हेल्पफुल हुए। उसके बाद उन्होंने अब एक इशू देखिए, मैं यहाँ पर आपके प्रोग्राम के तवज्जो से पूरी कौम से दरख्वास्त करता हूँ कि
खुदारा इंडिविजुअल सोच खत्म करके कौम की तरह सोचना शुरू करें। पिछले 3 साल से मुसलसल शाहिद करीम साहब ऑर्डर कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट स्कूल्स को कि आप बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए अपनी बसें चलाएं। पिछले 6 माह से ऑर्डर शीट पे मुसलसल आ रहा है। पंजाब गवर्नमेंट को कहा गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कहा गया कि भाई आप इन स्कूल्स को कंपल्शन करें, इनके ऊपर कंपल्सरी करें कि ये अपनी बसें चलाएं, बच्चों को घर से भी करें और बच्चों को घर तक छोड़ें। उसकी इस वजह यही थी, हम इसको फोर्स ही कर रहे थे 6 माह पहले, और हम ये चाह रहे थे कि ये जो लोड है ट्रैफिक का, ये जो गाड़ियों की पोल्यूशन है, ये जितनी ज्यादा कम होगी इसमें बेहतरी आएगी। एक बस का मतलब है कि 60 से 100 गाड़ियों की कमी। आप चलें जाएं, आप देखें किसी भी बड़े स्कूल, या ISL है, बेकर है, LGS है, सुबह 2-2 घंटे सुबह के टाइम और 2-2 घंटे शाम को ट्रैफिक जैम रहती है। और अब स्कूल वालों ने जो उसका जवाब दिया है, वो कहते हैं कि जी पेरेंट्स नहीं मानते। भाई क्यों नहीं मानते? खुदारा आप क्या ये चाहते हैं कि हम आपके बच्चों को मुस्तकिल स्कूल से छुट्टी दे दें, या आपके बच्चे बीमार पड़ जाएं? क्या वो चीज बेहतर है, या ये चीज बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी के बजाय बच्चों को स्कूल बस में भेजें? अच्छा, ये भी ऑप्शन हो सकता है मियां साहब कि वालिदैन में से कोई एक बच्चे के साथ भी चला जाए, ड्रॉप करके आ जाए, मगर अपनी प्राइवेट कन्वीनियंस। जो हमने उसमें पॉलिसी बनाई थी, जो कमीशन ने पॉलिसी बनाई थी, वो ये कहा था कि जितनी भी बसेस होंगी उसमें सर्विलेंस कैमरास लगे होंगे, और स्कूल उसको उसकी सर्विलेंस कर रहा होगा। मतलब ये नहीं है वालिदैन के जाने की जरूरत नहीं। देखो अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह सारी दुनिया में बिल्कुल जो बच्चों की स्कूल बसेस, येलो बसेस बहुत पॉपुलर है, और उन बसेस की एक अलग रिस्पेक्ट है। उन बसेस को रास्ता दिया जाता है, वो बस जहां पर गुजरने लगे वहां पर ट्रैफिक रोक दी जाती है। उस येलो बसेस का कंसेप्ट इतना खूबसूरत है। मैंने तो अमेरिका में या यूरोप के मुल्कों में लोगों को अपनी गाड़ी पे बिठा के तो लोगों को छोड़ते नहीं देखा, या मैंने तो नहीं देखा कि एक गाड़ी स्पेशली आपने मतलब प्रेप या फर्स्ट क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए डिप्यूट की हुई है। कि वो सुबह लेके जाता है, ड्राइवर सारा दिन वहां खड़ा रहता है, छुट्टी के वक्त वो वापस लेके आता है। आप इसमें फ्यूल का ज़्यादा अलग, एक लेबर का ज़्यादा अलग, और सबसे बड़ी ये आज भी एक कोर्ट में बात होती है कि 90% इसका जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो ये व्हीकल एमिशंस का है। और व्हीकल एमिशंस कहां का हो रही है? आज एक और बड़ी खास हमने की कोर्ट में कि सर आपको देख लेंगे, अब ये शादियों का सीजन आया, अभी चले किसी शादी के बाद आप लाइन लगी होती है, गाड़ियां बिल्कुल लाइन में लगी होती हैं, जहां पर ट्रैफिक कंजेशन आएगी, जहां पर आप 5000 गश्त इनवाइट कर लेंगे, इसका मतलब 5000 गाड़ी उस एक प्रीमिसेस के अंदर। लेकिन उन्होंने लिखा है ऑनरेबल जस्टिस शाहिद साहब ने कि ऑर्डर के अंदर उन्होंने ये देखिए कि लिमिट कर दें आप गैस को। आपके हर प्रोग्राम में ये बात करता हूं कि ठीक है शाहिद करीम साहब बहुत काम कर रहे हैं, उनको पेन है, वो दिली तौर पे ये चाहते हैं, वो रात को खुद फिरते रहे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने खुद सारे लाहौर फिरा और मैंने जो प्रॉब्लम देखी, लेकिन जब तक गवर्नमेंट ऑनरशिप नहीं लेगी तब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास मियां साहब। इकबाल साहब, प्रॉब्लम अब जो है वो कोर्ट के अंदर एक फिक्स तो हो गई कि 80-90% है। अब इसको पेनलाइज फिर कर देना चाहिए, क्योंकि तो मामला ये है कि सांस से ज्यादा तो कोई क्या चीज़ ज़रूरी हो सकती है, उसको भी हम सीरियसली ले रहे, और वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसी तरह से हैं। स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, उसके अंदर ज़्यादा एक्टिविटीज़ होगी, लोग जो है वो शादियां भी अटेंड कर रहे हैं, मियाँ साहब जिस तरह कह रहे हैं, उनकी आउटिंग भी चल रही है। क्या बहैसियत कौम हम और नहीं कर सकते चीज़ को, स्पेशली जब ऑनरेबल कोर्ट ने एक स्पेसिफाई कर दिया कि भाई सामने रिपोर्ट आ गई, ये कॉज है? जी बट साहब, इसमें कोई एक रीज़न नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि लाहौर में गाड़ी बहुत है, ये है वो है, क्या ये गाड़ी मतलब ये आज ही आ गई है, ये पिछले 2-4 साल में आई है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप मुल्तान से ऑनवर्ड देख लें, आपको कोई मुल्तान से इधर आप देखना शुरू कर दें, आपको कोई तालीमी इदारा इस काबिल नज़र आता है दरमियान में, लाहौर और इसके दरमियान में, जहाँ पे आप समझें कि कोई बड़ी यूनिवर्सिटी हो, कोई बड़ा अच्छा कॉलेज हो, कोई आपको नज़र आता है? जी जी आम कॉलेजेस इस वजह से आप कोई बड़ा हॉस्पिटल दिखा दें इस सारे एरिया में, इसी तरह आप मतलब आपको 200-250 किलोमीटर के बाद कहीं जाके कोई अच्छा हॉस्पिटल या कोई बड़ा इस तरह का स्टेशन या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको मिलेगा, या कोई कारोबारी हब मिलेगा। तो इसका सलूशन तो ये एक्चुअली होता है कि आप बड़े शहरों को बड़ा होने ही ना दें। ठीक, छोटे शहरों में फैसिलिटीज, आप यही फैसिलिटीज आप पहले आप डिवीजन लेवल पे दें,
تاکہ لوگوں کو اس ڈویژن سے باہر آنے کی ضرورت کم سے کم پڑے. اس کے بعد وہی فیسلٹیز آپ ایجوکیشنل بھی, آپ ہیلتھ فیسلٹیز بھی اور دیگر فیسلٹیز بھی آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ لے جائیں, اور پھر وہی فیسلٹیز آپ تحصیل لیول پہ لے جائیں, تاکہ یہ یہاں پہ جو پریشر ہے یہ ڈیوائیڈ ہو. اور اس کے لیے آپ خود دیکھ لیں کہ آرڈرز تو ہو رہے ہیں, لیکن ان آرڈر سے کوئی فرق نہیں پڑنا. ٹھیک ہے, وہ آرڈرز ہیں, وہ بہت کوشش کر رہے ہیں شاہد کریم صاحب, میں ان کی کوششوں کو سراہتا ہوں, میں ان کی وجہ سے شاید کوئی بچت ہے, نہیں تو شاید پورا لاہور نہیں کیا ہو جاتا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. لیکن کیا گورنمنٹ کے اینڈ پہ کیا کوئی اچھے انسٹیٹیوشنز بنائے گئے پچھلے 10 سال میں؟ کیا کوئی اچھی ہیلتھ فیسلٹیز کی ڈسٹرکٹ لیول پہ, ڈویژن لیول پہ کوئی دی گئی ہیں؟ نہیں, مجھے تو دکھائی نہیں دیتی. اگر آپ کو دکھائی دیتی, چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, چاہے آپ کی کیا نام ہے آپ نون لیگ کی گورنمنٹ ہو, آپ سندھ میں چلے جائیں, آپ پیپلز پارٹی کی, کے پی کی, وٹ ایور, میں کسی کو فیور نہیں کر رہا, کسی کو بلیم نہیں کر رہا. ٹھیک ٹھیک. بات یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے, کسی اچھے ادارے کی بات آتی ہے ایجوکیشنل کی, وہ کہتے ہیں لاہور میں ہے جی, ملتان میں ہے جی, بہاولپور میں ہے جی, پنڈی میں ہے جی, اسلام آباد میں ہے جی. اسی طرح اگر ہیلتھ کی بات ہو تو وہاں پہ تحصیل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ تھوڑا سا کوئی ان کو کمپلیکیٹڈ لگے تو وہ کہتے ہیں اس کو لاہور لے جائیں جی, اس کو ملتان لے جائیں جی, پنڈی لے جائیں جی. میاں صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. ایک چیز صرف اور. جی جی پلیز. اچھا, دوسری بات, جیسے میاں صاحب نے فرمایا کہ یہ اسکول کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے یا اسکولوں کی اپنی ہونی چاہیے, یہ بھی صرف اسکولوں کی حد تک محدود نہیں ہونی چاہیے. یہ ہر روڈ پہ یا ہر جگہ پہ آپ جب تک پبلک ٹرانسپورٹ نہیں دیں گے, یہ گاڑیوں کا رش کم نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. ایک آدمی فار ایگزامپل آپ نے 2 فیسلٹیز دے دی, ایک آپ نے بس والی اور ایک آپ نے ٹرین والی, اور وہ ایک ہی روڈ پہ ہے, اس سے دائیں بائیں اگر کسی نے جانا ہے وہ کیسے جائے گا؟ بالکل ٹھیک, پوائنٹ آ گیا آپ کا. میاں صاحب آپ نے بات سنی, اٹ میک سینس بات صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم پلاننگ کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ آپ شہروں کو بات کریں اور وہاں پر ہی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ہاسپٹلز, ایجوکیشن. تو لانگ ٹرم پلاننگ بھی آنریبل کورٹ کے اندر کوئی چل رہی ہے شاہد کریم صاحب کے اندر؟ یا یہ ایکچولی اس میں یہ ایسا کوئی پلاننگ والا تو کوئی نہیں ہے بالکل جو اینگل ہے, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اربنائزیشن اس سپیڈ سے ہوئی ہے کہ اب اس کو کنٹرول ہی نہیں کیا جا رہا, اور بغیر پلاننگ کے. ایک تو ہے کہ آپ پلاننگ کے ساتھ کریں جو اربنائزیشن ہے, اصل میں پھر وہی بات ہے, بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اصل میں پرابلم جہاں سے جو گراس روٹ سے جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ پہلے ایک بہت اچھے دور میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 1 ولیج 1 آئٹم کے نام سے, مطلب جیسے اس وقت وزیر آباد, گجرانوالا میں مختلف انڈسٹریز ڈیولپ ہوئی, لیکن وہ الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ وہ تمام لوگ اٹھ کے تو بڑے شہروں کی طرف جانے لگ پڑے. میں ملتان سے پڑھا ہوا ہوں, میں نے وہاں سے بی فارمیسی کی ہے. اس دور میں ملتان ایسا نہیں تھا. اب ملتان جائیں تو ملتان اتنا پھیل گیا ہے. جو سب سے بڑا جو مسئلہ پڑا وہ یہی تھا کہ آپ نے درخت کاٹ کے, باغات کاٹ کے, ملتان جو تھا وہ باغات کا شہر تھا. ملتان کے آم پوری دنیا میں مشہور تھے. اب آپ مجھے جا کے وہاں دکھا دیں کہ آم کا باغ رہ گیا ہو. اتنے بڑے ظلم کیے ہیں کہ مربوں کے حساب سے آم کے باغ کاٹ کے تو وہاں پر کنکریٹ کے جنگل لگا دیے. بالکل. جب آپ یہ کریں گے, جب آپ قدرت کے ساتھ کھیلیں گے تو پھر قدرت اس کا بدلہ ضرور لیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, ہمیں بطور قوم جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی. ایک جو ہے وہ آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب اکیلے تنہا میدان کے اندر کھڑے ہیں, ان کا ساتھ شاید ہم سب کو دینا پڑے گا. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم ایک اچھی سوسائٹی کے اندر کنکریٹ کا ایک گھر بنا لیتے ہیں, لیکن وہاں پر آب و ہوا وہی رہے گی جس کا کوالٹی انڈیکس آج دنیا بھر کے اندر آلودہ ترین ہے. ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ہم پوری فیملی اگر شادی کے اندر جا رہے ہیں تو گزارا ہو سکتا ہے ایک بندے کے جانے سے, تو اس کو بھی کرٹیل کیا جائے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری گاڑی جو ہے اگر روڈ پر آنے کے قابل نہیں ہے تو اس سے گریز کیا جائے. بطور قوم جب ہم اس کی ذمہ داری کو اون کریں گے تب جو ہے وہ ہم آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب کو بھی مضبوط کر سکیں گے, اور اپنے بچوں کو ایک تازہ آب و ہوا جس کے وہ حقدار ہیں, آئین کے اندر لکھا گیا ہے لیکن اس کو عملی طور پر ہم جامع پہنا سکیں گے. اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنریبل سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ اب ججز کی تعداد کو بڑھا دیا گیا ہے, ان کو 17 سے غالباً جو ہے وہ 34 کر دیا گیا ہے. کیا وجوہات ہیں, کیا اس کے اندر کوئی پولیٹیکل معاملات ہیں, اس کے علاوہ بھی جو قوانین ہیں اس کے اوپر بات کریں. اقبال صاحب, آپ سے میں گفتگو آغاز کروں گا. کہا جاتا ہے کہ آنریبل ججز کی ضرورت تو تھی, پھر اتنا ہنگامہ کیوں ہے؟
बट साहब ये एक्चुअली हंगामा इस बात पे है कि आपको जहाँ से काम शुरू करना चाहिए था वहाँ से नहीं किया गया। मसलन सबसे ज़्यादा पेंडेंसी कहाँ पे है? सिविल कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, उसके बाद कहाँ पे है? हाई कोर्ट्स में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे सबसे कम सुप्रीम कोर्ट में है ना जी। तो आपने सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली सबसे पहले जजेस की तादाद बढ़ा दी और उसके पीछे आपकी पॉलिटिकल रीजंस हैं। और आपकी अगर आप ये कहें या गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ये तासुर देना चाहे किसी तरह से कि नहीं हम पब्लिक वेलफेयर के लिए ये कर रहे हैं या पब्लिक गुड के लिए कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में अवाम अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि गवर्नमेंट को लगता था कि ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो मेरिट पे फैसले करने वाले, या उनको लगता है कि उनके खिलाफ फैसले आएंगे करने वाले जजेस की तादाद ज़्यादा है और उनके जो हामी जजेस हैं या जो उनके फेवर में फैसले करने वाले हैं वो जजेस कम हैं, इसलिए उन्होंने इसको बढ़ा के डबल कर दिया, 34 कर दिया। ठीक। अच्छा, इससे होगा क्या? अब अगर ये 34 जजेस ये मौजूदा गवर्नमेंट ये वैकेंसीज फिल कर देते हैं तो अगले कम से कम 10-15 साल तक ये लॉट खत्म नहीं होगी। ठीक है। और इनके मर्जी के जजेस की तादाद ज्यादा से ज्यादा रहेगी और उनकी मर्जी के फैसले होते रहेंगे। और उन्होंने जो कुछ फॉर्म 45 और 47 की 45 की बजाय 47 पे हुकूमत बनी हुई है और उनको दवाम बख्शा जाता रहेगा। बिल्कुल ठीक। असल वजह ये है, अगर वो कहें कि नहीं हमने अवामी मफाद में किया तो अवाम बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इकबाल साहब, मियां साहब आपकी तरफ आऊंगा, सीनियर लॉयर हैं, फिर मैं मोहम्मद अली साहब से भी इनपुट लूंगा। एक आर्ग्यूमेंट तो है, एक तो बात यह है कि जो भी तरमीम हो रही हैं वो कानूनी हो रही हैं, उसके अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है। दूसरा यह है कि इकबाल साहब की बात अपनी जगह बजा के आपका ट्रायल कोर्ट जो है वो जड़ है, वहाँ अगर आप ख़त्म करते हैं वहाँ पे इस्लाह की बड़ी गुंजाइश है। लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि आपके पास भी क्लाइंट है, मेरे पास भी बेशुमार इस तरह के लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपना केस लेकर वो डालकर बैठे हुए हैं और कई साल गुजर गए हैं। तो वहाँ पर भी तो इस्लाह की ज़रूरत है, एक दलील तो मिलती है मियां साहब। सर बिल्कुल है, बड़ी खुशाइन बात है कि जजेस बढ़ाए, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो पहले 17 जजेस थे वो 9:30 बजे बैठते थे और 10:30 बजे फारूक होकर अंदर चले जाते थे। ठीक। रोज़ सुप्रीम कोर्ट की किसी अदालत में भी 17 से मैक्सिमम 22 केसेस फिक्स किए जाते हैं और वो अब सुप्रीम कोर्ट में और दैट इज द लास्ट एपेक्स फोरम जी, उससे ऊपर कोई अदालत नहीं है। ठीक। और जजेस अब बात सुनना भी गवारा नहीं करते। ठीक। यही वजह है कि 20-22 केसेस टोटल आधे घंटे में या पौने घंटे में ख़त्म करके अंदर चले जाते हैं। देखें वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक जाते हुए लोगों का सब कुछ बिक चुका होता है। अगर कोई काश्तकार है तो उसका ट्रैक्टर भी बिक चुका होता है। सुप्रीम कोर्ट जाना कोई इतना आसान काम नहीं है जी। तो आप सुप्रीम कोर्ट जैसे लास्ट फोरम में भी अगर आप किसी भी साइल के वकील को सिर्फ 2 मिनट नहीं देंगे कि उसकी बात ही पूरी हो जाए, वो कहेंगे नहीं ये नहीं बनता, बस सॉरी आप जा सकते हैं, तो आप देखें कि वो कितनी शदीद जाती है। अच्छी बात है अगर तो इन्होंने जजेस की तादाद बढ़ाई है और उसका मकसद वो ही है जो ये बता रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो फिर इससे बेहतर कोई इकदाम नहीं हो सकता। अगर तो ये चाहते हैं, देखिए हम चीख के थक गए कि आप बड़ी सीधी सी एग्जांपल है प्री अरेस्ट बेल। आज आप प्री अरेस्ट बेल फाइल कर दें वो 6 महीने बाद लगेगी। अब 6 महीने में या तो वो बंदा अरेस्ट हो चुका होगा, वो उसके बाद इन्फेक्शस हो जाएगी। आपके जब पेश होंगे आप कहेंगे जनाब मेरा साइल वो तो अरेस्ट कर लिया गया, तो वो जज साहब कहेंगे ठीक है जी फिर ये इन्फेक्शस होगी। हम तो अगले दिन ही फाइल कर देते हैं। अगर आप नहीं लगाते तो ये उसके साथ ज्यादती है। जो आपने एक राइट दिया हुआ है कि हर बंदे के पास राइट है कि वो अपने आप को प्लीड कर सके, तो वो राइट तो आपने खत्म कर दिया। 6 माह वो छुप के तो नहीं बैठ सकता, या अगर कोई ऐसा केस है तो ना पुलिस छोड़ती है ना मदई छोड़ता है। बिल्कुल ठीक। तो वो सारे जो मकसद था प्री अरेस्ट बेल का वो तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी देर से वैसे ही। लेकिन मियां साहब अब कुछ बेहतर इस सेंस में आया कि जो आईनी बेंच है उसको अलग कर दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेजर पॉलिटिकल केसेस हैं, जो पार्टीज के केसेस हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस आ जाता था, मीडिया भी कवर करता था, हम भी बात करते थे। फिर ऑनरेबल जजेस हैं, उनको जाहिर है वो केस पहले लगाना पड़ते हैं, इदारों के भी प्रेशर हैं। तो अब क्या आप समझते हैं कि बेहतर हो जाएगा?
جی بالکل، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بات کی تھی کہ آئینی بینچ کو الگ بنانا ایک اچھا اقدام ہے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں وہ سب وہ سنتے رہیں, لیکن دوسری طرف یہ ججز جو ہیں کیا ریگولر کیسز بھی اس طرح سنیں گے, اس طرح بیٹھ کے ان کو کریں گے؟ میں کہتا ہوں ہوپفلی اگر ایسا ہو جائے تو یہ پھر بہت اچھا قانون ہے ثابت, اور یہ فیوچر نے ثابت کرنا ہے کہ یہ اچھا قانون ہے یا نہیں. ٹھیک ٹھیک. اگر تو اس میں کوئی ان کی میلافائڈنگ انوالو ہے تو وہ بڑی جلدی ابھی سامنے آ جائے گی. جو مقصد لوگ عزم کر رہے ہیں کہ یہ کسی مقصد کے تحت یہ ججز کی تعداد بھی بڑھائی گئی ہے اور آئینی بینچ بھی جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے. لیکن بات یہ کہ اچھا قدم بھی اگر اس میں کوئی ایسی ایمبیگوٹی آ جائے تو وہ مشکوک کر دیتی ہے لوگوں کو. بالکل, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ اگر وہ اچھا اقدام لے رہی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے پرفارم بھی کرنے دیں. لیکن میاں صاحب ایک چیز میں پھر اقبال صاحب کی طرف آتا ہوں, محمد علی صاحب کو بھی انوالو کرتا ہوں, کیا یہ بھی آ رہا ہے ترمیم کے اندر کہ اب جو ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی پاسبل ہو سکے گی؟ نہیں دیکھیں, یہ پاسبل والی بات نہیں, یہ پہلے بھی ہوتی رہی. اچھا, لیکن کافی عرصے سے ہم نے دیکھا مشہور ایگزامپل ہمارے سامنے کہ منظور قادر صاحب تھے, بہت سینئر جج, جی جی, وہ ڈائریکٹ چیف جسٹس سپریم کورٹ. لیکن آپ یہ بہت عرصہ پرانی بات بتا. ہاں لیکن ایگزامپلز تو موجود ہیں کہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ یہ کبھی بھی اس کی ممانعت نہیں ہے. آپ پہلے بھی دیکھیں جو کوالیفیکیشن تھی ٹو بی دا جج آف دا سپریم کورٹ, وہ تھی آپ کی 15 سال کی ہائی کورٹ کی سٹینڈنگ. بلکہ لاہور ہائی کورٹ میں تو 45 سال عمر تفویض تھی, سپریم کورٹ میں وہاں پر عمر بھی کوئی تفویض نہیں, صرف 15 سال کی ہائی کورٹ کی سٹینڈنگ جو تھی وہ کمپلسری تھی. اب انہوں نے ایک اس میں اضافہ کر دیا کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہونا ضروری ہے, اور وہ میرے خیال صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ جو ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ کریں گے وہ یہ نہ ہو کہ وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہی نہ ہو. بالکل, ایٹ لیسٹ سپریم کورٹ میں جس کو اپوائنٹ کیا جائے وہ اس کو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہونا تو ضروری ہے. بالکل ٹھیک کریں, ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ کریں. آپ دیکھ لیں کہ ہائی کورٹ میں یہ تجربہ بہت اچھا, ہمیشہ اچھا رہا ہے کہ جو وکلا سے ڈائریکٹ ججز آئے ہیں وہ نسبتاً ان ججز سے جو لوڈ جوڈیشری سے اوپر آتے ہیں ان سے بہت بہتر ہوتے ہیں. نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے نہیں ہوتے, بہت سارے اچھے ججز ایسے ہیں جو لوڈ جوڈیشری سے آئے, انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا, لیکن شاید کیونکہ ان کو نوکری کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے ان کے فیصلے اتنے بولڈ نہیں ہوتے. جو ڈائریکٹ لائرز کمیونٹی سے آتے ہیں ان کے فیصلے تھوڑے بولڈ بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن بھی ذرا دوسرے طریقے سے کرا دیتے ہیں. اس لیے اگر سپریم کورٹ میں وہ سینئر لائرز کو وہ لے کے جائیں گے جو ڈائریکٹ ایلیویٹ ہوں گے تو ہوپ فلی کہ ان کا مزاج بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہو چکا ہو, کیونکہ ابھی تو جتنی بھی سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ ہے وہ سب وہ لوگ ہیں جو 10 سال 12 سال ہائی کورٹس میں پرفارم کر کے اس کے بعد سپریم کورٹ میں گئے ہیں. بالکل ٹھیک. تو شاید وہ والی بات ہو جاتی ہے کہ اتنے سال پرفارم کرنے کے بعد یہ ایک روٹین میٹر بھی بن جاتا ہے, اور شاید ججز کا وہ مزاج بھی بدل جاتا ہے, وہ ججز والا ہی مزاج ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہاں پر کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے جو جج بجائے جج کی حیثیت سے سوچتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک عوام کے اینگل سے بھی سوچیں, اور جو بیسک پرابلمز ہے لیکن گراس روٹ کی جو پرابلم ہے وہ وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو وکالت سے آیا. بالکل ٹھیک ہے میاں صاحب, آپ کا پوائنٹ ہے اقبال صاحب, جو عوام کی جو ہے وہ بات سنیں اور عوام کے نبض کے اوپر ایسے آنریبل ججز ہمیں چاہیے. لیکن اب جو آپ کے سامنے خاکہ آ رہا ہے جوڈیشل کمیشن کا, اس کے اندر تو بیلنس آپ کا ڈسٹرب ہو گیا, ساری چیز ایگزیکٹو کے ہاتھ میں آ گئی ہے, پولیٹیشنز کے ہاتھ میں آ گیا, وہ اپنے لوگ لگائیں گے. اپنے سے مراد یہ ہے کہ ریلیٹیو بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کم از کم وہ تابع دار بندہ چاہیے ان کو سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ کے اندر. انہوں نے کہا جی اتنی تگڑی جوڈیشری ہمیں ایکسیپٹیبل ہے, یہ تو گورنمنٹ نہیں چلنے دیتی. یہ بات آپ کی درست ہے. اب اس کا جو جوڈیشل کمیشن کا آپ اس کا جو کمپوزیشن ہے وہ سن لیں. جی, سینئر تین ججز, آئینی بینچ کا جو سینئر جج, لا منسٹر, اٹارنی جنرل, پاکستان بار کونسل کا نمائندہ, 4 اس میں پارلیمنٹیرینز ڈال دیے گئے. اور 5 آپ کے جوڈیشری کے بھی تو ہیں نا, ایک چیف جسٹس ہیں, سینئر پونے جج ہیں, اس کے علاوہ وہ 4 ججز ہو گئے نا, آئینی بینچ کا بھی سربراہ ہو گیا. وہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تو وہ آپ ایون دن وہ 7-5 کی ریشو بنتی ہے سر. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اگر 7-5 کی ریشو بنتی, بلکہ 7-5 سے بھی زیادہ بنتی, بلکہ 4 کے علاوہ, پہلے 4 کے علاوہ باقی سارے کے سارے ججز جو ہیں 8 اور 4 مقابلے میں 4 انہوں نے رکھ دیے پارلیمنٹری برابر کر دیا. ٹھیک. اور اب جو ہے وہ آپ کو پتہ لا منسٹر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمائندے ایکچولی سارے کے 8 نمائندگان جو ہیں یہ آپ کے جوڈیشری کے نہیں ہیں, یہ ایگزیکٹو کے کہہ لیں یا آپ کے پارلیمنٹیرینز کے نمائندے. تو کیا یہ ڈائریکٹ انٹرفیرنس انٹو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. علی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ابھی ایک قانون نیا آیا ہے جس کے اندر یہ انہوں نے کہا کہ جناب 90 دن کے لیے اٹھایا, ابھی بننے کے لیے ہے لیکن اس کے اوپر بڑی آبجیکشن ہو رہی ہے. وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک آرگومنٹ تو یہ ہے کہ جناب
क्लियर हो जाएगा। पहले बंदा मिसिंग हो जाता था, अब कम से कम ये पता होगा कि 90 दिन के लिए कहाँ पे है। तो ये बैलेंस है, क्या समझती है? मैं तो समझता हूँ बैलेंस है। देखिए मेरी बात सुने, आगे हमारे माशरे में कम जुल्म है जो एक और शुरू हो गया। 14 दिन का रिमांड ठीक है, समझ आती है। उसके बाद 90 दिन के लिए आप किसी को लेके चले जाइए। आगे यहाँ पे इतनी गुर्बत है, किसी को आप अंदर लेके जाते हैं तो आपको अली साहब आसानी से लेकिन पता ही नहीं जो होता था पहले बंदे का, अब तो कम से कम आपको एलिगेशन तो पता ठीक होगा। है सर, फिर सारे उस पूरे पाकिस्तान को अंदर ही भेज देते हैं 90 दिन के लिए। बात ये है कि कानून कुछ चीज़ होती है, 14 दिन का समझ आती थी, 90 दिन का क्या बनेगा उससे? बिल्कुल एक ठीक। हमारे माशरे में तो पहले ही इतनी गुर्बत चल रही है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, और आप 90 दिन के लिए एक बंदे को अंदर कर देंगे जिसका कोई सुनवाई नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा। हमारी अदालती निज़ाम आप देख लें, एक तारीख पड़ती है 1 माह की, दूसरी तारीख पड़ती है 3 माह की। उसके बाद उस बंदे को छुड़वाना कितना मुश्किल है, और अंदर रख के आप क्या उससे निकाल लेंगे? मेरे नज़दीक सर इस तरह नहीं होना चाहिए था। देखें, आसान करें मामलात को। पाकिस्तान में आगे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप अपने ताई चलते रहेंगे कि जो मैं जो चाहता हूँ वही होता चले, तो इस तरह नहीं है। ये जंगल का कानून होगा। जो अगर माशरे को चलाना है तो आपको बैलेंस लेके चलना है। बिल्कुल ठीक है मियां साहब, आपने देखा ये तो एक कानून है, इसके अलावा एक 3 कानून नए बन गए। तीनों जो चीफ हैं आर्मी के, उसके अलावा नेवी के, और फिर तीसरे जो हैं उनके टेन्योर को 5 साल कर दिया गया। तो ये मैं तो समझता हूँ इसके अंदर भी 2 आर्ग्यूमेंट है कि जी कम से कम सर्टेनिटी आएगी, उनको पता होगा कि 5 साल के लिए हैं, कोई हेर फेर नहीं होगी। मार्शल लॉ का एक तलवार लटकी रहती है, किस तरह देखते हैं इसको? नहीं सर, देखें मार्शल लॉ तो आप किसी सूरत पे नहीं आ रही, क्योंकि उनको तरीका आ गया है कि मार्शल लॉ लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप इनसे ही सारा कुछ ऑपरेट करवा लें। ठीक। वजह है कि डायरेक्ट लोगों के सामने बुरा बनने से बेहतर है कि जो भी आपने करना है, देखें हर इस वक्त अच्छे जो डिपार्टमेंट है उसका सरबराह कोई ना कोई रिटायर्ड फौजी बराबर, ठीक। ठीक है, इसलिए मार्शल लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें 2 व्यूज़ हैं। कुछ लोग तो खुश हैं कि जी 3 साल की एक्सटेंशन के बाद 6 साल हो जाते तो 1 साल कम हो रहा है। ठीक। अब दूसरी तरफ ये भी आर्गूमेंट है कि अभी तो 5 साल पूरे होने के बाद पता चलेगा कि मजीद 5 साल की एक्सटेंशन ना हो, या तो कानून में लिख देते कि इसके बाद मजीद कोई एक्सटेंशन नहीं हो सकती, तो फिर तो समझ आती थी। अब इसका मकसद जो हमें अभी नजर आ रहा है वो सिर्फ इतना है कि अगले आने वाले इलेक्शन जो है वो यही चीज सब ठीक है, और वो उनकी मंशा के हिसाब से जो है इलेक्शन हो जाए, इसके अलावा तो हमें कोई चीज। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। इकबाल साहब, आप किस तरह से देखते हैं? सर्टेनिटी का एलिमेंट भी तो है ना, कम से कम क्लियर हैं चीजें। पहले तो वो जाहिर एक्सटेंशन फिर करें, तो लॉ अगर बन गया पार्लियामान की जो है वो, और उसके अंदर एक यूनाइटेड डिसीजन है, हमें ऑन करना चाहिए, उसको इख्तराम करना चाहिए। अगर तो ये पार्लियामेंट ने किया हो ना, या अपनी मर्जी से पार्लियामेंट ने किया, एक बात सब, और कहां से पास? सर बच्चों वाली बात करते हैं आप तो बिल्कुल ही। नहीं, देखें एकता है, नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। सुन लें, वो कठपुतलियों ने किया है ये एक्चुअली। इकबाल साहब, कठपुतली तो हमेशा रहे हैं, कोई भी आपकी पॉलिटिकल बात दुरुस्त है। पार्टी। देखें, इमरान खान की मैं गवर्नमेंट आज ने किया। भी कंडेम करता हूं इस बात को कि इमरान खान ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। ये भी कंडेम कर देंगे अपने टाइम पे। मैं इसको भी कंडेम करता हूं कि ये 3 साल से 5 साल नहीं होनी चाहिए थी, और मैं नहीं समझता कि ये पार्लियामेंट ने दी है, ये एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट ने या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये खुद ली है, उनकी गर्दन पे अंगूठा रख के ली है ये एक्सटेंशन। साहब, वो वैसे आपस की बात है, पॉलिटिशियंस भी यही कहते हैं कि जनाब आप ले लें, आप हैं तो हमारी हमें मिल रही है, तो सारा कुछ यही है ना, आर्मी चीफ पे डाल दिया जाए। पॉलिटिशियंस की है कि जिम्मेदारी एक्चुअली उनको डर ये है कि फॉर्म 47 पे बनी हुई हुकूमत उनकी मिली भगत के बगैर ये चल नहीं सकती, और वो इस बात पे उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अब इसके हमारे बगैर आप नहीं चल सकते, लिहाजा आप मन तेरा हाजी बगोएम तू मेरा मुल्ला बगो, मैं आपको फेवर करता हूं या तारीफ करता हूं, आप मेरी करें। वो एक दूसरे की बस, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच यूर बैक, बस ये हो रहा है। बिल्कुल, और मैं समझता हूं कि ये नहीं होनी चाहिए, और इस वजह से जिन लोगों का हक मारा जाएगा, क्या पूरी फोर्स में सिर्फ एक ही काबिल आदमी है जिसको आपने एक्सटेंशन, और ये अभी ये एक्सटेंशन, अभी ये अपॉइंटमेंट है 5 इयर्स की, इसके बाद आप उस एक्ट को देखें ना, जिसमें मैं समझता हूं वो पहले से इन्होंने नहीं डाला, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन। तो अभी तो ये आप इसी पे लोग शोर मचा रहे हैं कि ये अपॉइंटमेंट 5 साल की हुई है, अब जब इसमें रीअपॉइंटमेंट होगी और एक्सटेंशन होगी तो फिर आप देख लें। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हमें बतौर शहरी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी रखना पड़ेगा, बतौर पॉलिटिशियंस भी ना पड़ेगा कि जो कवानीन हम दूसरे के लिए बना रहे हैं, शायद कल को हमें उससे नबरदज़मा होना पड़ सके। शायद हमें लगे कि ये कानून के फंदे के अंदर हम खुद ही फंस चुके हैं।
अक्सर ये हुआ है कि जो कवानीन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने बनाए, उसने थोड़े दिनों के बाद उसका सामना किया और उसके साम्राज्य जो है उनको पूरा हासिल किया। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मिलते हैं अगले प्रोग्राम के लिए। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम कानून क्या कहता है।